नमस्कार। हेल्थ शो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वप्रिय निर्मोही। दोस्तों, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं या मधुमेह की बात करते हैं तो हर दूसरा व्यक्ति जो है वो मधुमेह से पीड़ित दिखता है। और जब हम बात भारत की करते हैं तो कहते हैं कि वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है डायबिटीज को लेकर भारत। और मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो ताउम्र साथ साथ चलती है। डायबिटीज डे जो है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, उस पर हमने चाहा कि आपको मधुमेह के बारे में जानकारी दें। और ये जानकारी इसलिए जरूरी है कि हम जानें कि मधुमेह क्यों कर होता है और किस तरह से हम अपना बचाव इससे कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग जो हमारे साथ से ये चलता है। और अगर हम थीम की बात करें तो डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस जो है इस बार का थीम है। और हमारे बीच में चर्चा करने के लिए कि मधुमेह क्या है और इसका इलाज किस तरह से, अपने साथ साथ किस तरह से लेकर चलें, अपने आप को स्वस्थ रखें। और साथ ही साथ ये भी बात है कि अगर आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रखते हैं तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो है वो डायबिटीज जो है मधुमेह साथ लेकर चलता है। इस सब पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अगर हम एंडोक्रिनोलॉजी की बात करें, मधुमेह की बात करें, तो मधुमेह की बात करते हुए हम वर्ल्ड डायबिटीज डे की बात कर रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से हम आपको थीम बता दें कि डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस जो है इस बार का थीम है। यानी कि डायबिटीज जो है वो हर एक स्टेज में हमारे साथ साथ चलती है और क्यों कर चलती है और किस तरह से हमें इसके साथ साथ जीने का समग्र जो है इसका इलाज या तरीका क्या है, इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर संजय बडाडा हैं जो कि मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। पूरे विश्व में इनका नाम है। आज हमारे साथ हैं तो आज हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो डायबिटीज को लेकर हर व्यक्ति यही सोचता है कि डायबिटीज है तो साथ साथ चलती है, लेकिन ये नहीं सोचता कि मुझे इसके साथ जीने का तरीका भी आना चाहिए। तो उस पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वर्ल्ड डायबिटीज डे की बात करें तो ये क्यों कर मनाया जाता है? बेसिकली वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इसलिए मनाया जाता है कि मेन रीज़न तो है कि आज की तारीख में डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारी मोर्टलिटीज़ होती है। मतलब डेथ का आज मैं कह सकता हूँ कि सबसे कॉमन कारण है। जैसे सपोज़ 100 लोगों को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, हार्ट अटैक आया, तो उसमें 50% लोगों को डायबिटीज़ होगा। जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ जिसको हम रीनल फेलियर बोलते हैं, उसमें भी आज की तारीख में डायबिटीज सबसे कॉमन कारण है। फिर बात आता है कि जैसे एम्पुटेशन होता है तो नॉन ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन, मतलब अदर देन एक्सीडेंट जो भी एम्पुटेशन होता है, 70 से 75% लोगों के अंदर कारण डायबिटीज होता है। तो कहने का मतलब है कि डायबिटीज की वजह से और इसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ बहुत हो रही है। तो आम आदमी को इसकी अगर अवेयरनेस करें तो उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं या उनका चांस होने का कम कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आईडीएफ ने इन्होंने मिलकर एक थीम बनाया कि हम डायबिटीज़ के बारे में कैसे अवेयरनेस करते हैं। तो ये 14 नवंबर को लिया है और मोस्ट लाइकली इसका पॉसिबिलिटी के जो इंसुलिन का जो डिस्कवरी किया उन साइंटिस्ट ने, उनमें से एक का बर्थडे 14 नवंबर पड़ता, तो उनको भी याद किया जा सके और लोगों के अंदर इसकी डायबिटीज़ की अवेयरनेस बढ़ाई जा सके और उससे होने वाले प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आज ये 14 नवंबर जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट करते हैं। जी दोस्तों, हम वर्ल्ड डायबिटीज डे मना रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस इस पर चर्चा कर रहे हैं और ये है कि किस तरह की स्टेजेस साथ साथ चलती हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं और कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हम अगर मधुमेह की बात करते हैं तो साथ में दिल की बात होती है, मधुमेह की बात होती है तो किडनी की बात होती है, और मधुमेह की बात होती है तो साथ में एम्पुटेशन की बात होती है। कई बार आपने देखा हो कि डायबिटीज़ इतनी बढ़ जाती है कि टांग तक काटनी पड़ती है, या डायबिटिक फुट तो डॉक्टर साहब आम देखा ही है, लेकिन हम हैं कि ध्यान नहीं देते हैं। और जब हम डायबिटीज की बात करते हैं, मधुमेह की बात करते हैं, तो अगर हम अपने भारत की बात करें, भारत कैपिटल बना ये तो हम जानते हैं, लेकिन अभी भी प्रेवलेंस कितनी है, बढ़ रही है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? या बिल्कुल ये प्रेवलेंस बढ़ रहा है और अभी मैं आपको जस्ट रिसेंटली हमने एक कैंप्स लगाए हैं
बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जी। उसमें 6 जिलों के अंदर हमने कैंप किया और 5,000 लोगों को देखा। जी। तो उसमें से आप देखिए कि 30% लोगों को डायबिटीज़ था लगभग, और 40% लोगों को हाइपरटेंशन था। जी। तो अगर आप देखेंगे कि पहले का जो स्टडी है उसके हिसाब से 13% लोगों को डायबिटीज़ है चंडीगढ़ और पंजाब एरिया में। जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब और भी ये रेट बढ़ रहा है। जैसे ये कैंप हम ऐसे गए थे और ब्लड ग्लूकोज चेक करा, ब्लड प्रेशर चेक किया, तो करीब करीब 30% लोगों को डायबिटीज़ है। कुछ लोगों को उनका डायबिटीज़ के बारे में पता था, कुछ लोगों को पता नहीं था कि उनको डायबिटीज़ भी है। तो ये प्रेवलेंस डेफिनेटली बढ़ रहा है, और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये और भी ज़्यादा तरीके से और ज़्यादा बढ़ सकता है और बहुत ही खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ बढ़ रही है, ये तो चलिए आप बॉर्डर एरिया में भी गए और आपने कैंप लगाया, पता चला, लेकिन अगर हम कारणों की तलाश करें तो क्या क्या कारण हमारे सामने आ रहे हैं कि डायबिटीज़ बढ़ रही है? कारण वैसे आप सब लोग जानते ही हैं, बट फिर भी हम एक बार फिर से उन सबको दोहरा सकते हैं कि क्या कारण है। तो आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ नहीं था, या ज़्यादा लोगों को इसके बारे में, मधुमेह या शुगर के रोग के बारे में, बीमारी के बारे में पता नहीं था, बहुत कम लोगों को होता था। जी। तो अब ये जो परिदृश्य चेंज हो गया पिछले 50 साल के अंदर, तो क्या परिदृश्य चेंज हुआ? अगर मोटा मोटा देखेंगे तो आप सबसे पहले आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है, पहले लोग फार्मिंग करते थे, खेत पे जाते थे, या साइकिल चलाते थे, या हाथ से सारा काम करते थे, कपड़े धोना, चूल्हा जलाना, लकड़ी इकट्ठा करना, ये काफ़ी चीज़ें जो हाथ से करते थे। या जो जॉब भी करते थे वो लोग मेनली साइकिल का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि साइकिल होना भी उस टाइम में एक गर्व की बात होती कि भाई फला गांव में फला बंदे के पास में साइकिल है ना। तो अब वो चीज़ें चेंज हो गई, अब उसकी जगह लिमोजिन आ गई, उसकी जगह BMW आ गई। तो एक तरह से शहरों में तो ये हो गया कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया। अगर गांव में भी देखें तो भी काफ़ी लोगों के पास में जो फार्मिंग होती है वो भी टूल से होती है, ना कि खुद काम कर रहे हैं। तो ये एक फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गया। दूसरा एक मेजर ऑब्जर्वेशन ये देखा गया है कि आज के 50 साल पहले, और मुझे अभी याद है कि आज ही मैं सोचता कि बचपन में हम चीनी लेने के लिए राशन की दुकान पे जाते थे जी। और वहाँ पे 3-4 घंटे इंतज़ार करने के बाद में 1 महीने के राशन की शक्कर 5 से 6 किलो मिलती थी, और उससे मतलब काम चलता था 1 महीने या 2 महीने में। तो कहने का मतलब उस टाइम में शक्कर लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल थी। ऑब्वियसली लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है तो यूज़ भी लिमिटेड होगा। आज की तारीख में क्या, शक्कर आप जितने क्विंटल चाहिए आप उतने क्विंटल ले लो, और उसी की वजह से हमारे खान पान में शुगर की मात्रा बढ़ गई है। और पहले मिठाई खाना या मिलना एक ओकेजन्स पे होता था। अभी क्या, मिठाई में मुझे आई एम श्योर कि हर बंदे के घर पे हमेशा मिठाई अवेलेबल रहती है। तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आप मिठाई खा रहे हैं। और मिठाई का खास बात है कि मिठाई खाने के लिए मिठाई बनती घी तेल प्लस चीनी के साथ। तो जब घी तेल और चीनी दोनों मिल जाएंगे तो आपका कैलोरी बहुत बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि बर्फी का पीस खाते हैं तो वो एक रोटी के बराबर है। तो हम एक बर्फी का पीस खाने के टाइम पे सोचते नहीं कि यार मैं कितने रोटी खा रहा हूँ, ऐसे नहीं सोचते ना आप, 1 पीस 2 पीस, और हर जगह आजकल ये अवेलेबिलिटी है। तो चीनी का जो कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ गया है, और उसके साथ साथ घी तेल का कंजम्पशन बढ़ गया, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम होना और हाई कैलोरी फूड खाना, उसकी वजह से वजन बढ़ गया। और वजन के लिए मैं बोलता हूँ कि वजन सारी बीमारियों की जड़ है। अगर जो वजन बढ़ गया, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, अगर ओबेसिटी माँ है तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब इसके बच्चे हैं। तो जिसको माँ आ गई है, जिसको ओबेसिटी आ गई है, उसके बच्चे उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही। तो जड़ है वजन का बढ़ना, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, और अपने खान पान के ऊपर में ध्यान नहीं रखना। जी दोस्तों, कारण आपने जान लिए और कारण हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं उन कारणों को अपनी लाइफ से दूर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मिठाई खाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि हम एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे, और हमारा चलना फिरना, काम करना, वो सब जो है वो लेश मात्र रह गया। यानी कि हमें बैठना
और बैठे बैठे खाना पीना और साथ ही साथ जंक फूड की अगर हम बात करें वो भी ज़्यादा हो ही चुका है। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता जान पाए हैं क्योंकि आपने एग्जाम्पल भी एक बहुत अच्छी दी और हमारे दर्शक पूरी तरह से जान पाए कि ये जानकारी जो आपने दी है कि माँ और बाकी जो समस्याएं हैं वो जो हैं उसके बच्चे हैं। और बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं, हमारे दोस्त हमारे से जुड़े हैं वीडियो बाइट्स के माध्यम से, उनका सुनते हैं वो डायबिटीज़ को लेकर क्या कहते हैं। मेरे ताऊ जी को डायबिटीज़ है और वो बहुत टाइम से दवाइयाँ दे रहे हैं। उन्होंने सब दवाइयाँ ट्राई कर दिया, हमने सब जगह दिखा दिया है, उन्हें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो डॉक्टर आप बताएं क्या करना है। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 80% ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਠੀਕ नहीं हो पा रहे। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे। तो एक तो सबसे पहले जो सवाल मैडम ने पूछा था कि दवाई खा रहे पर उसका पक्का इलाज नहीं है, तो डायबिटीज़ ट्रीटमेंट है, डायबिटीज़ का क्योर जैसे वर्ड अभी उतना ज़्यादा नहीं है। और जो आजकल कुछ लोग बोलते हैं डायबिटीज़ रिमिशन है, पर उसके अंदर भी अल्टीमेटली आपको अपना खाना पीना वो सब कुछ कंट्रोल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपका डायबिटीज़ रिमिशन हो गया तो आप कुछ भी खाएंगे, ऐसा नहीं है, तो वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं है। तो आपको अपना दवाई लेना है और वो ही ज़रूरी है। अगर अपना दवाई ले करके, एक्सरसाइज करके, खाना पीना कंट्रोल करके अपना शुगर अगर कंट्रोल में रखते हैं तो यही आज की तारीख की हमारी डिमांड है और ज़रूरत है जी। अब ये कि ठीक नहीं हो रहा है, उसके बारे में बहुत बार ऐसा होता है कि क्या दवाई सही रहेगी, क्या दवाई सही नहीं रहेगी, वो आप अपने डॉक्टर से जाके मिल के बात कर सकते हैं। अक्सर मैंने देखा कि जब डायबिटीज़ का दवाई लिखते हैं तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है कि साहब मुझे शुगर है, वो 1 या 2 शुगर का रिपोर्ट होता है, उसके बेसिस पे वो दवाई लिखते हैं। पर मैंने ऐसा देखा है कि अगर वो 1 या 2 रिपोर्ट के बेसिस दवाई लिखा के कंट्रोल आ गया तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं आया तो उस केस में फिर आपको क्या करना चाहिए कि शुगर का प्रॉपर चार्ट बनाना चाहिए कि भाई भूखे पेट कितना चल रहा है, नाश्ते के बाद कितना है, लंच के बाद कितना है, डिनर के बाद कितना है, वो सारा चीज़ देख करके डॉक्टर आपको ढंग से दवाई लिखेंगे तो आई एम श्योर वो आपका ज़रूर से कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन उसके साथ में हमारी एक शर्त होती है कि आप अपने खान पीन के अंदर पूरा ध्यान रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ एक्सरसाइज करेंगे जी, तब जाके फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, एक वीडियो बाइट में जो बात हुई थी वो कह रहे थे कि हमारा दोस्त है और उसने कहीं से दवाई ली और खानी शुरू की, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हुई। ये कहीं से भी दवा ले लेनी और खानी और शुगर कंट्रोल ना होना, क्या कहेंगे इस पर। मेरे हिसाब से वो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर जगह पे जाके प्रॉपर टेस्ट के बाद में ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट इंडिकेट करते हैं कि आपको क्या तरह का दवाई चाहिए। जैसे सपोज कोई 20-22 साल का पर्सन है, उसको डायबिटीज़ हो गया, और 20-22 साल के पर्सन को डायबिटीज़ टाइप 1 भी हो सकता है और टाइप 2 भी हो सकता है। 2 मेन है, और भी होते हैं, लेकिन अगर आपको टाइप 2 है तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा दवाई से। लेकिन अगर आपका टाइप 1 है तो आपका दवाई से कंट्रोल नहीं होगा, आपको उसके लिए इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो अब कहीं से दवाई नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर अपना सारा टेस्ट करना चाहिए, डॉक्टर को मिलना चाहिए, प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना चाहिए और उसके बाद दवाई लेना चाहिए। अगर उसके बाद भी कंट्रोल नहीं आता है तो आपको प्रॉपर शुगर का चार्ट बना करके अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। और फिर मैं वापस कहूँगा कि एक्सरसाइज और खाने में कंट्रोल और भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो फ़ायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, कुछ और दर्शक वीडियो बाइट के साथ जुड़ रहे हैं हमारे। डायबिटीज़ का तो ऐसा है भाई साहब, मैं मतलब मेरे ब्रदर को है 2-3 सालों से उनको चल रही है, मेडिसिन वगैरह चल रही है उनकी, पर मैंने कई जगह देखा, उनको इलाज करवाया है, पर बाकी कोई ज़्यादा सा उनको फ़र्क पड़ता ही नहीं इस चीज़ से। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ अगर इसका कोई परमानेंट इलाज हो तो वो बता दें। एक्चुअली मेरे मदर हाइपरटेंशन नाल सफ़र करते हैं तो उन्होंने लास्ट 4-3 ईयर्स तो हाइपरटेंशन है। समटाइम्स उन्होंने ब्लड प्रेशर 180 तक भी चला जाता है, विच इज़ अ सीरियस कंसर्न फॉर मी। डॉक्टर साहब की तुसी की कहना चाहोगे इसके बारे। जी डॉक्टर साहब, तो एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने के लिए उसकी अलग से दवाई आती है, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए नमक का मात्रा कम करना है और एक्सरसाइज करके वज़न कम करना, वो भी आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के अंदर मदद देता, तो वो एक ज़रूर करना चाहिए। जी एक वीडियो बाइट में वो कह रहे थे कि मेरा ब्रदर है
दवा ले रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा, कोई ट्रीटमेंट, परमानेंट ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं? परमानेंट ट्रीटमेंट देखो, अभी डायबिटीज का परमानेंट ट्रीटमेंट पेनक्रियास ट्रांसप्लांट होता है, बट उसका एक इंडिकेशन होता है, हर किसी को नहीं करते हैं। वो जनरली उन्हीं लोगों को करते हैं जिनका किडनी खराब हो गया और ठीक नहीं हो रहा है, वो उन तरह के लोगों के लिए एक पेनक्रियास ट्रांसप्लांट आज की तारीख में वो एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। बट बाकी चीज़ों के अंदर तो परमानेंट ट्रीटमेंट यही है कि अपना खाना पीना कंट्रोल, एक्सरसाइज और जो डॉक्टर ने दवाई लिखा है वो बिल्कुल ठीक से लेना है। और भाई है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो 25 साल के आसपास होंगे या 30 साल के आसपास होंगे, तो इस तरह के लोगों को टाइप 2 के अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है, वो दवाई से कंट्रोल नहीं आएगा। तो फिर उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह मशविरा करके ठीक से इलाज लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, टाइप 1 टाइप 2 पे बात करेंगे, लेकिन अभी आपने पेंक्रियास ट्रांसप्लांट की बात की, तो यहाँ कितना हमारे भारत में हो रहा है? या सो भारत के अंदर काफ़ी जगह पे पेनक्रियास ट्रांसप्लांट हो रहा है, और आज की तारीख में पीजीआई चंडीगढ़ जो पेनक्रियास ट्रांसप्लांट का एक मेन सेंटर है, और यहाँ पे शुरू में काफ़ी हो रहे थे और बीच में कोविड आने की वजह से कुछ स्पीड कम हो गया था, लेकिन फिर से वापस पड़ रहा है। और अभी फिर से हम एक साल के कम से कम 20-25 के बीच में पेनक्रियास ट्रांसप्लांट करते हैं जी। पेनक्रियास और किडनी को साथ साथ लगाते हैं जी। और जब हम डोनर्स की बात करते हैं तो डोनर्स कहाँ से आते हैं? तो डोनर्स ऐसे आते हैं, मेनली जो डोनर्स होते हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में उनका जो ब्रेन डेथ हो जाता जी। है, वो पेशेंट्स का पेनक्रियास आप जनरली लेते हैं। अब वही एक मेन सोर्स है ये पेनक्रियास लेने का। जी। डॉक्टर साहब, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि अभी भी भ्रम है लोगों में, वो कहते हैं कि डायबिटीज़ होती है, बस इतना ही है। तो भ्रम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों डायबिटीज़ है, पर ट्रीटमेंट दोनों का काफ़ी डिफरेंट है। जी। टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके अंदर जो अगर पेनक्रियाज है उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो आपके अंदर इंसुलिन है ही नहीं है, तो बाहर से हमें इंसुलिन देना पड़ेगा। और इंसुलिन मुंह से नहीं दे सकते, क्योंकि ये पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाता है अगर मुंह से देते हैं। तो इसका मतलब आपको इंसुलिन इस तरीके से देना पड़ेगा कि वो आपके पेट में जाने की वजह सीधा चमड़ी में जाए या सीधा ब्लड में जाए। तो उस तरह की चीज़ करने के लिए आपको बेसिकली इंसुलिन लेना पड़ेगा, न कि कोई टैबलेट के रूप में। बट हाँ, अच्छी चीज़ ये कि काफ़ी रिसर्च लोग कर रहे हैं इस पर कि कैसे आप इंसुलिन का टैबलेट बना सकते हैं ताकि उनको इंजेक्शन नहीं लगाना पड़े। और एक अच्छी बात है कि अभी कुछ दिनों में जो रात के टाइम पे जो इंसुलिन लगाते हैं वंस इन ए डे, वो एक इंसुलिन 7 दिन में एक बार लगाने का प्रोग्राम बन रहा है, और वो जल्दी से मार्केट में आएगा। तब आपको जो रात को सोने के टाइम पे रोज़ इंजेक्शन लेना पड़ता है, वो नहीं लेकर के आप केवल एक दिन में रात के टाइम पे एक इंजेक्शन लेंगे बस। जी। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, और मुझे लगता है कि जिन लोगों की ये समस्या है तो वो इस समाधान को ढूंढ भी रहे होंगे, कुछ अच्छा हो जाए, और ये अच्छा ही हो रहा है। लेकिन जब हम मापने की बात करते हैं कि मुझे डायबिटीज़ है, तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो हमने खाने से पहले और खाने के बाद की, तो एक वो HbA1c की बात आती है, जबकि लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो थोड़ा बताइए ज़रा विस्तार से कि कहाँ जाके हम अपने आप को डायबिटिक माने? तो बेसिकली HbA1c तो बोलते हैं मोर देन 6.5 हो तो हम बोलते हैं इनको ये डायबिटिक रेंज में चला गया। जी। 5.9 से 6.5 में तुम बोलते हैं कि प्री डायबिटिक रेंज के अंदर है। तो ये डेफिनेशन तो काफ़ी सिंपल और क्लियर है, अभी उसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है कैसे करना है। आपने HbA1c का बात किया, तो HbA1c एक तरह से आप ये बोलेंगे कि आपका 3 महीने का एवरेज शुगर के बारे में बताता है। तो अगर आपका 3 महीने का एवरेज शुगर जो कि 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए, अगर वो है तो बहुत अच्छा है, आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है। अगर वो उस रेंज में नहीं है, ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो कि आपका शुगर कंट्रोल ठीक नहीं है, तो आपको उसके लिए काम करना चाहिए। जी। और फिर वही बोलूँगा कि शुगर को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम उसी हिसाब से उसको टारगेट कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, शुगर हो गई और उसके बाद समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी और बीमारियां जो हैं वो हमारे साथ
मिलकर है, और या। कुछ ना कुछ करने लगती है। जैसे हम रेटिनोपैथी की बात करते हैं कि आंखों की समस्या बढ़ने लगती है, फिर हम न्यूरोपैथी की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि उसके बाद डायबिटिक फुट की बात आती है। तो ऐसे में ध्यान देने वाली क्या बातें हैं, क्या करना चाहिए कि हमारी आंखें भी सही रहे, हमारा दिल भी सही रहे, हमारी टांगें भी सही रहे, नर्वाइन सिस्टम जो है वो बरकरार रहे? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि आपको जो डायबिटीज़ के लिए जो ट्रीटमेंट है जी वो चाहे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें दवाई देते हैं, जी या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें केवल आपको सलाह देते हैं और आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। जी जैसे कि आपको एक्सरसाइज करना है तो वो सलाह होती है, वो तो मदद करता है। खान पीने का ध्यान रखना वो एक सलाह होती है, उसको मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें तो करना ही है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, वो दवाई लेकर के और किस टाइम पे लेना है किस टाइम पे नहीं लेना है, उस दवाई का क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उसके बारे में पता होना चाहिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि शुगर बहुत बढ़ जाता है, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो रेगुलर चेकअप करना है। आई थिंक रेगुलर चेकअप करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। जी तो वो आपको मदद करेगा कि आपका कंट्रोल कैसा चल रहा है। अगर आपका कंट्रोल ख़राब है तो अपना दवाई ठीक से लेके उसको ठीक करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जिन्हें डायबिटीज़ है, मधुमेह है और लगता है कि लगातार दवा तो चलेगी चलेगी, इसके अलावा उनको जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हम आँखों की बात की, हार्ट की बात की, किडनी की बात की और हमने न्यूरोपैथी की बात की, तो ऐसे में उनके साथ साथ ये इलाज भी चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। उसमें ऐसा होता है कि हम जनरली एक शेड्यूल होता है कि लोगों को ये डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के लिए कब स्क्रीन करना है। जी तो कहते हैं कि जब भी किसी को डायबिटीज़ होता है, जिस दिन भी डायबिटीज़ होता है वो एक पहला दिन होता है, तो उस दिन पे आपको बेसलाइन सारे टेस्ट करना टाइप 2 डायबिटीज़ के, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको और कोई कॉम्प्लिकेशन तो अभी हुआ या नहीं हुआ, या केवल ब्लड ग्लूकोज ही बढ़ा हुआ जी। है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है जिससे बेसिकली आपको बेसलाइन करके रखना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम वो पता चले और उसको आप टाइम पे इंटरवीन कर सकें। जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने कह दिया कि दवा उम्र भर चलनी है, उसके बाद आपने 6 महीने के बाद बुलाया भी, लेकिन लोग कहते हैं उम्र भर चलनी है, विशेषज्ञ के पास क्या करना जाके? जी बिल्कुल। इसका कितना नुकसान हो सकता है? इसका काफ़ी नुकसान हो सकता है, बिकॉज अगर आपका रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर्स को नहीं मिलेंगे तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट में उतना खराबी नहीं हो पर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही हो, सिम्टम्स हो, और अगर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उसको आपके जो डायग्नोसिस, जो कॉम्प्लिकेशन जो डायग्नोसिस होते हैं उसमें डिले होगा, उससे डिले होगा तो वो रिवर्स नहीं हो सकता है, तो आपका एक इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो चला जाएगा जी। तो इसलिए टाइमली दिखाना चाहिए। और जैसे एक एग्जांपल होता है ना कि घर में एक लोटा रखा है तो हम उससे रोज़ पानी पीते हैं, पीते रहो, तो उसको तो साफ़ करने का ज़रूरत नहीं, वो थोड़ी कहता है मुझे साफ़ करो, लेकिन जब हम साफ़ करते तो चमक आती है। ठीक उसी तरह से डायबिटीज़ की बीमारी का भी ऐसा ही हाल है कि ऐसा नहीं कि एक बार दवाई लिख दे तो परमानेंट चलता रहेगा। बहुत सारी नई दवाई आती है, कुछ दवाई को नहीं लेना होता है, कुछ दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा होता है या कोई आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहा होता है, तो इसलिए टाइमली डॉक्टर को दिखाना और अपने इन्वेस्टिगेशंस कराना एक समझदार व्यक्ति की निशानी है जिनको कि डायबिटीज़ है। जी। चलते चलते एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, खान पान में गेहूं की रोटी खाएं, राइस खाएं या कुछ और खाएं? तो मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि जो डायबिटीज़ जिनका होता है उनका डाइट कोई नॉन डायबिटिक से बहुत डिफरेंट नहीं होता है, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें हैं। जैसे एक तो फ्री शुगर नहीं खाना चाहिए, तो जिसमें भी गुड़, चीनी, शहद का इस्तेमाल होता है वो नहीं करना चाहिए, या बेयर मिनिमम करना चाहिए ताकि उनकी वजह से कुछ आपको प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, जान गए ना कि आपको क्या करना है। अगर डायबिटीज़ है, आपको मधुमेह रोगी हैं आप, तो आपको अपने एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, और साथ ही साथ ये भी है कि फ्री शुगर नहीं खाना है। बाकी रोटी जो आप खाते हैं उसको खाते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। और साथ में साथ ये भी है कि विशेषज्ञ की सलाह जो है वो लगातार लेना बहुत ही आवश्यक होता है। आप ये जो हमारा कार्यक्रम है डीडी पंजाबी और उसके सैटेलाइट चैनल और साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया पर भी इसे देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप डीडी हरियाणा और सारे सैटेलाइट चैनल और साथ ही साथ जो
सोशल मीडिया है उस पर भी देख सकते हैं, आप OTT वेस्ट पर भी इसे देख सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई सुझाव है तो सुझाव हमें hopchandigarh@gmail.com भेज सकते हैं। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। और डॉक्टर संजय बडाडा, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो जान पाए डायबिटीज से किस तरह से जूझना है, किससे लड़ना है और सारी की सारी स्टेजेस को पार करते अपनी लाइफ अच्छे से चलानी है। आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।